नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं मनोज कुमार, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों, चुनाव से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखो, अब जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। हम जानते हैं कि मई में हमारे इलेक्शन हो जाएंगे और नेक्स्ट जनरल असेंबली के लिए चुनाव होंगे। तो कुछ चुनाव से संबंधित क्वेश्चन निष्पक्ष सी बात है कि यूपीएससी के प्री और मेंस में पूछे जा सकते हैं, या स्टेट पीसीएस कोई एग्जाम है उसमें भी पूछे जा सकते हैं कि क्या होता है निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो कैसे डिसाइड होती हैं, और लोकसभा या विधानसभा की सीटें यानी कि सीट्स ऑफ पार्लियामेंट इन एंड सीट्स ऑफ आपकी विधानसभा, ये कैसे डिसाइड होती हैं, इनमें क्या प्रोसीजर है, कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है, ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारी हेडिंग क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन। बच्चों, डीलिमिटेशन कमीशन को हिंदी में हम बोलते हैं परिसीमन आयोग। नाम से ही इसमें एक शब्द की अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ है सीमाओं का निर्धारण। जैसे आप जिस भी राज्य से संबंधित हैं, चाहे वो दक्षिण भारत हो, नॉर्थ हो, या कहीं भी हमारे ईस्ट या वेस्ट में हो, तो आप जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, मोस्टली जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको अपने वोट का राइट जो है वो यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, और पता होता भी है, कि हमारा एमएलए है, ग्राम पंचायत है, एमसी है, या एमपी के जो इलेक्शन होते हैं, हम इलेक्शन डालते हैं, तो वहाँ पर आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कैसे निर्धारित होता है, उसके पीछे किसकी पावर है, क्या हमारे संसद में ये जब से हम आज़ाद हुए तब से है, या जब संविधान लागू हुआ तब से है, या इसमें टाइम टू टाइम क्या चेंज हुए हैं। एट प्रेजेंट हमारे देश में जो इलेक्शन की सीट्स हैं लोकसभा की, या रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कौन से सेंसस पे बेस हैं, और जो हमारे इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज एरिया हैं वो कौन से सेंसस पे बेस हैं, या दोनों एक ही सेंसस पे हैं, इन दोनों में डिफरेंस है, तो कौन सा आर्टिकल इनसे संबंधित है, ये संविधान के कौन से पार्ट में है, यानी कि किस भाग में है, और इन आर्टिकल के क्या क्या प्रोविजन हैं, ये आज हमारी क्लास होगी। बच्चों देखें, इस क्लास में हम जो एक ब्लूप्रिंट हमारी क्लास का, हमें पता है कि जब इलेक्शन होता है तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जिस भी क्षेत्र से हम रिलेटेड हैं या बिलोंग करते हैं, तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है ये बताएंगे। दूसरा, इसमें क्या आज रिजर्व सीट्स, यानी कि जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, या अभी जो हाल ही में महिलाओं का रिजर्वेशन संबंधी बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, एक्ट बन चुका है, तो वो जो वुमेन रिजर्वेशन है वो कैसे डिसाइड होगा, उनसे संबंधित क्या कॉन्सिक्वेंसीज हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, या क्या प्रोविजन है, ये डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है इसमें एमपी एमएलए की सीट कैसे डिसाइड होंगी, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी कि जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र हैं राज्य के अंदर, जैसे एमएलए की सीट है हमारी, वो कैसे डिसाइड होती हैं, उनका निर्धारण कौन करता है। तो आज की क्लास में, और दूसरा हम कंपेयर करेंगे क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बच्चों, वो आप देखते हो कि ब्रिटेन से लिया हुआ है, तो ब्रिटेन की भी हम कुछ प्रोविजन देखेंगे कि ब्रिटेन में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण और ब्रिटेन की सीटों का निर्धारण कैसे होता है। तो आज की क्लास मैं मनोज कुमार शुरुआत करते हैं, और ये क्लास बच्चों पूरी देखना, क्योंकि नए अभी असेंबली के इलेक्शन होंगे तो डिलिमिटेशन कमीशन एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जहां बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि काम कौन करता है, इसमें कौन अधिकारिता रखता है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, किसकी अथॉरिटी है। इस टाइप के सारे डाउट हम आज आपको क्लियर करके देंगे इस क्लास में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, ये जो है मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि इक्वल, यहाँ देखो कर्नाटका में जो एमपी की सीट है बच्चों वो 20 है, एमपी की सीट हमने इसमें दिखा रखी है। केरला में 20 है, तमिलनाडु में 39 है, आंध्र प्रदेश में 25 है। टोटल सीटें होगी बच्चों 112। लेकिन इनकी पॉपुलेशन देखें हम, तो पॉपुलेशन है 21%, और सीटें जो हमारी टोटल, हमको पता है कि टोटल हमारी लोकसभा की सीटें जो हैं वो कितनी है, 543 हैं। तो ये 543 सीटें क्या शुरू से ही थी, जब हम आज़ाद हुए तब भी इतनी थी, या कब कब ये चेंज हुई हैं। तो ये इलेक्शन जो निर्वाचन होता है 543 का, उसमें से 112 इन 4 स्टेट में है, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो 21%, और जो सीटें हैं वो 20%, यानी कि लगभग ठीक ठाक है। जितनी जनसंख्या है उतना ही इनका रिप्रेजेंटेशन पावर है या राइट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूपी में 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीट्स हैं लोकसभा की, एमपी की,
यानी कि ये लोकसभा की सीटें हैं बच्चों। सिर्फ एमपी में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपकी यूपी में 80 हैं, बिहार में 40 हैं। टोटल सीटें कितनी होगी 120। अब यहाँ जो सीटें हैं वो तो हैं 22% बच्चों, लेकिन पॉपुलेशन इस दोनों स्टेट की क्या है लगभग 30%। इसका मतलब है कि लगभग 70% गैप है, सॉरी 7% गैप है। तो ये गैप, इसका मतलब क्या हुआ कि एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन इस दो राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से सही नहीं है। तब यहाँ पर समस्या क्रिएट होगी। तो क्रिएट क्या होनी कि इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए लोकसभा में, यानी कि जितनी जनसंख्या, देखो एक एग्जांपल दूं मैं कि आपके राज्य मान लो इतनी, ये आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर 2 लाख जनसंख्या है। तो 2 लाख जनसंख्या में आपको देखो ऐसे कि इसमें तो आपकी 1.5 लाख पॉपुलेशन इस पार्ट में ए में, यानी कि इस हिसाब से, क्योंकि हर एक राज्य के जिले की क्या होता है ज्योग्राफिकल कंडीशन, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, उसके हिसाब से क्या पॉपुलेशन हमेशा डेंसिटी अलग अलग रहती है एरिया की। और यहाँ पर सिर्फ 50,000 है। तो 50,000 के हिसाब से और 1.5 लाख के हिसाब से आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ठीक है या नहीं है, ये जरूरी होता है देखना। तो यहाँ क्या इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब है जितनी रेशियो में जनसंख्या है उतने ही रेशियो में आपके प्रतिनिधि होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि, जिसको हम पीपल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के हों चाहे वो लोकसभा के हों। दूसरा है रीडिसाइडिंग बाउंड्री, अगर यहाँ ठीक नहीं है तो फिर इसको, यानी कि ये प्रॉब्लम है, सोल्व कैसे होगी भाई, इस बाउंड्री को ठीक करो। कैसे करोगे कि इस बाउंड्री को आप ठीक करना चाहते हो तो क्या करोगे, जनसंख्या का यानी कि इस हिसाब से करोगे कि यहाँ की पॉपुलेशन कुछ थोड़ी सी इधर शिफ्ट हो जाए, यानी कि ये हो जाएगी रीडिसाइड बाउंड्री। और यहाँ इसके प्रोविजन है कहाँ, फिर यही बात आज इसके टॉपिक में हम क्लियर करेंगे कि ये जो रीडिसाइडिंग ऑफ बाउंड्री है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ सीट है, इक्वल प्रोपोर्शन इन लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये जनसंख्या के एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको समझाया है कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या हो उसके हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेटिव एमएलए और एमपी मिलना चाहिए। अब ये कब तक रोक दिया, क्यों रोक दिया, किस जनसंख्या के बाद रोक दिया, यानी कि सेंसस के बाद, और कब तक रुका हुआ है, एट प्रेजेंट नई पार्लियामेंट का गठन हुआ है, ये नई पार्लियामेंट का गठन क्यों हुआ है, क्या रीजन था, अब तक इसी पार्लियामेंट से काम क्यों नहीं चलाया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया कि जो डीलिमिटेशन कमीशन है ये क्या करता है कि प्रोपोर्शन देखता है, लोकसभा राज्यसभा या विधानसभा की सीटों को रीडिसाइडिंग करता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज एरिया की, और इसके प्रोविजन क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ कि दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी होती है उसी हिसाब से उसमें एमएलए और एमपी की सीटों का डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये देखो डीलिमिटेशन कमीशन है। एक मैंने 2 एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि जम्मू कश्मीर को हम यदि हटा भी दें, क्योंकि वो डिस्प्यूट एरिया है, उसका बारे में हम बताएंगे क्या क्या प्रोविजन हुए हैं। अभी जम्मू कश्मीर में 370 समाप्त भी किया है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी पास हुआ है, वो बिल कब पास हुआ, उस बिल में क्या प्रोविजन हो, सारी चीज़ें बताएंगे, उससे क्या चेंज आया। देखो प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्री, यानी कि जिस जनसंख्या के अंदर चेंज, जिस राज्य में जिस जिले में जनसंख्या का सिस्टम चेंज हुआ है, जहां राज्य में जनसंख्या बदली हुई है, तो वहां की जो बाउंड्री है उनको रीडिसाइड करना पड़ता है। वो लोकसभा हो या स्टेट असेंबली हो, इनकी सीट को प्रॉपर क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेड चेंज इन द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के चेंज के हिसाब से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। तो एक तो ये है कि प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्री, इसलिए इसको बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं, सीमा आयोग भी कहते हैं। दूसरा क्या, मेन टास्क ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन रीड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ द वेरियस असेंबली एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि जो विधानसभा और लोकसभा की जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां जनसंख्या जिस अनुपात में है उसी हिसाब से उनको रीड्रॉइंग करना इसका मेन मकसद होता है, मेन कार्य होता है। और ये जो रिसेंट सेंसस होता है, यानी कि जैसे हमें पता है कि हर 10 साल में हमारे यहाँ जनगणना हो जाती है, तो जैसे जैसे आपका सेंसस होएगा वैसे वैसे हमें जरूरत पड़ेगी कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या चेंज हुई है, उसके हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र प्रॉपर जनसंख्या के अनुपात को शामिल करने वाले होने चाहिए। तो अब इस प्रोसेस में क्या होता है, देखो जैसे ही हम रीबाउंड्री करेंगे, रीडिसाइड करेगा डीलिमिटेशन कमीशन, तो उसमें क्या होगा, एक नंबर ऑफ सीट या एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली आल्सो चेंज, यानी कि मे आल्सो चेंज हो सकती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या लोकसभा या विधानसभा, संबंधित राज्य की विधानसभा की एमएलए की सीटें एलोकेट करने का पावर डिलिमिटेशन कमीशन को है?
तो ध्यान रखना, एलोकेट करने की पावर जो है बढ़ाना या घटाना, यानी कि जनसंख्या शर्त तो बढ़ेगी, वो संसद की होती है, डीलिमिटेशन कमीशन की नहीं होती। हाँ, डीलिमिटेशन कमीशन जब रीड्राइंग करता है तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि मे आल्सो चेंज। दूसरा, ऐसे ही जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो देखता है कि जिस राज्य की जनसंख्या जो बड़ी है उसमें एससी का रेशियो कितना हो गया है, एसटी का रेशियो कितना हो गया है, उस हिसाब से उनका रिजर्वेशन के हिसाब से सीट उनकी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, ये भी रिकमेंडेशन करता है। तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को अकॉर्डिंग टू द विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोविजन दिया है वो संबंधित उन प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए, उस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट एक एक्ट सिस्टम बनाती है जिसको हम डीलिमिटेशन एक्ट कहते हैं। और वो डीलिमिटेशन एक्ट के तहत डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किया जाता है। वो कौन अपॉइंट करता है वो भी हम बताएंगे, लेकिन एक काम क्या है कि बाउंड्री को रीडिसाइड करना। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, इन 2002 बाय एक्ट 2002, यानी कि 2002 के परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत 2002 में आपका ये 4th परिसीमन आयोग गठित हुआ था, जिसमें मुख्य उद्देश्य था कि पूरे देश में 2001 की जनगणना जब हुई थी तो उसके हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों का, मैं ध्यान रखना मैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोल रहा हूँ, निर्वाचन क्षेत्रों का रीडिसाइडिंग करना था सीट एलोकेशन ने, यानी कि सीटें जो है वो यूं की यूं है राज्यसभा की और लोकसभा की। तो इसमें सिर्फ कुछ चीजें छोड़ दी थी हमने, ये जो नॉर्थ ईस्ट यानी कि एक तो जम्मू कश्मीर हमने छोड़ दिया था इस 2002 में, क्योंकि ये सिचुएशन के हिसाब से कवर नहीं हुआ था, और एक असम है, एक आपका अरुणाचल प्रदेश है, एक मिजोरम है और एक मणिपुर, सॉरी नागालैंड, मिजोरम नहीं नागालैंड है, और एक मणिपुर। तो इन 4 राज्यों को क्यों छोड़ा गया और इन 4 राज्यों को फिर कब प्रोवाइड किया गया नया डिलिमिटेशन कमीशन, या किया गया है नहीं किया है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि इन 4 राज्यों को नॉर्थ ईस्ट का और एक आपका स्टेट जम्मू कश्मीर, उस वक्त तो जम्मू कश्मीर क्या था बच्चों, स्टेट था। तो ये इनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजन था 2002 के कमीशन में या नहीं था, और था तो क्या हुआ उसका, क्यों नहीं हुआ, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको मैंने ये बताया कि डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है और उसका बेसिक थोड़ा सा एक हिंट दिया है, एक झलक दी है। काम ये क्या करता है, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी बाउंड्री को रीडिसाइड करता है, उसके हिसाब से जनसंख्या का प्रॉपर अनुपात हुआ है या नहीं हुआ ये देखता है। अगर जनसंख्या चेंज हुई है तो उसमें एससी एसटी की सीटें कितनी हैं, क्या वो कम है, अगर कम है तो क्या वो बढ़ानी है, उनकी अनुशंसा वो पार्लियामेंट में पहुंचा देता है। बाकी काम पार्लियामेंट उसको आगे क्या करती है हम बताएंगे। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है, क्या डिलिमिटेशन कमीशन कैसी बॉडी है। यही थे यूपीएससी में क्या होता है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। अब स्टेटमेंट आपकी तभी क्लियर होंगी या तो आपका फैक्ट एक्यूरेट हो या फिर आपका कंसेप्ट, यानी कि दोनों चीजें आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, फैक्ट भी और कंसेप्ट भी। अब डिलिमिटेशन कमीशन देखो 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान बना 1950 में, जब तक हमारा कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि पहला आम चुनाव हमारा जनसंख्या के हिसाब से जो हमारा लोकसभा है वो 1951-52 में हुआ। तो उस वक्त हमें किसकी जरूरत पड़ी, एक ऐसे सर्वे की जरूरत पड़ी, एक ऐसी अथॉरिटी की जरूरत पड़ी जो हमें ये बता के दे कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या है और उस जनसंख्या के अनुपात में वहां पर प्रॉपर सीटें हैं या नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो आपको खुद सोल्व करना है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का चुनाव हुआ, हालांकि वो जनता के द्वारा नहीं हुआ था, प्रोविंसेस के द्वारा हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चुनाव हुआ तो एक व्यक्ति के ऊपर कितनी जनसंख्या का प्रोपोर्शन था ये आपको पता करना है। यानी कि जो हमारे सदस्य चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो कितने जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था, ये आपको पता करना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये उस वक्त तो ये प्रोविजन नहीं था संविधान में, तो संसद ने इसको एक्ट बनाकर, संविधान ने प्रावधान दिया था कि संसद अपने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को मेंटेन कर सकती है, उसके पावर से संसद ने एक्ट बनाया। एक्ट बनाया तो ये क्या बन गई, स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि जिस संस्था का गठन, जिस संस्था का निर्माण, द बॉडी विच इज मेड बाय एक्ट बाय पार्लियामेंट, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक संस्था। अब इस संस्था को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम कैसे करें, क्योंकि ये आर्टिकल 82 के तहत कनेक्ट कर दिया बाद में, जिसमें हम लोकसभा की संरचना में हम बात करते हैं तो आर्टिकल 82 आता है।
तब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा इसको हम दे सकते हैं। लेकिन इनिशियली स्टेज पर ये आपकी क्या मानी गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी, और आर्टिकल 82 में जुड़ जाती है तो ये क्या हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। तो स्टेटमेंट अब आपकी आ जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है कि मेड बाय पार्लियामेंट बाय एक्ट, यानी क्योंकि 1952 में संसद ने एक अधिनियम के तहत डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया था पहली बार। अब ये डीसी जो है, डिलिमिटेशन कमीशन, शॉर्टकट में लिख रखा है बच्चों, ये डीसी है, ये अंडर आर्टिकल 82 के तहत, जैसे मैंने बताया प्रोविजन इसका दे रखा है। अगर आपसे कोई पूछे कि डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोविजन कहाँ पर है तो आर्टिकल 82 आएगा। हाँ, उस 82 के कारण कुछ अन्य आर्टिकल भी प्रभावित हैं, क्योंकि अभी रिजर्वेशन की भी बात हुई तो उसमें आएगा आर्टिकल 81, 170 किसके है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटों का संबंध। 81 किसमें है, लोकसभा में सीटें, यानी कि लोकसभा के अंदर सीटों की संख्या का आवंटन, और 170 लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर सीटों का आवंटन, और 330 आपका क्या है, 330 आपका करता है रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन लोकसभा, एंड 332 है रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये आपको मैंने दिखा रखा है, जैसे 330, 332 आपका क्या है, SC/ST इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। और आर्टिकल 170 क्या है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि वहां पर कैसे होगा। और 81 क्या है, एफर्ट फॉर प्रॉपर, यानी कि भारतीय संसद में आर्टिकल 81 क्या कहा गया है कि संसद में क्या है, इस प्रकार एफर्ट किया जाएगा कि प्रॉपर एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ MP एंड MLA अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, है कि जनसंख्या के हिसाब से प्रॉपर लोकसभा के अंदर और विधानसभाओं के अंदर सीटों का बंटवारा संविधान के द्वारा प्रधान एक अथॉरिटी के तहत किया जाएगा, यानी कि संसद ही करती है। यह संविधान की अथॉरिटी कौन है, वहाँ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर ध्यान रखना, डिलिमिटेशन कमीशन मत कर देना आंसर। अगर किसी राज्य या विधानसभा के सीटों, राज्य की विधानसभा की सीटों या लोकसभा के MP की सीटों की आवंटन को बढ़ाना है, लोकेशन को ठीक करना है, तो वो फाइनल अथॉरिटी आपकी संसद की होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर संसद, क्योंकि पावर किसकी है, संसद ही क्या बनाएगी, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाएगी, उसके तहत डिलिमिटेशन कमीशन प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। तो आर्टिकल 82 ये दिखाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसकी संसद ने शुरुआत की थी, इसलिए कौन सी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और 26 जनवरी 1950 के बाद आपका संविधान लागू होता है उसके दिन, और उसके बाद 1951 में क्या होते हैं, पहले इलेक्शन होते हैं। तो ये एक बेसिक मैंने बताया था कि कौन सा आर्टिकल डायरेक्ट और कौन से इनडायरेक्ट आर्टिकल इससे कनेक्टेड हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है। तो जो मूलतः संविधान बनता है तब इसका कोई प्रोविजन नहीं था, ये ध्यान रखना। हाँ, संसद को अथॉरिटी थी कि प्रॉपर एलोकेशन ऑफ सीट हो और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन हो, ठीक है, उसके तहत संसद के पास ये पावर है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन डीसी, यानी कि आर्टिकल 82 क्या कहता है। देखो आर्टिकल 82 में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट फॉर MP एंड MLA, यानी कि MP और MLA की सीटों का निर्धारण, और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का शेल बी री एडजस्टेड, यानी कि री एडजस्ट करने की पुनः सीमा निर्धारण बाय एथोराइज्ड, यानी कि एथोराइज्ड कौन करेगी, विच मेड बाय, यानी कि एक ऐसी एथोराइज सिस्टम करेगा इन सीटों का निर्धारण, सीटों की संख्या नहीं है, ध्यान रखना, री एडजस्टेड है ये, सीटों का निर्धारण यानी सीमाओं का निर्धारण, सॉरी, पार्लियामेंट के नियम के तहत बनाई हुई कोई अथॉरिटी करेगी। आया समझ में, यानी कि पार्लियामेंट अपने पावर से एक लॉ बनाएगी, उस लॉ के तहत एक अथॉरिटी क्रिएट होगी, एक अथॉरिटी जो होगी वो आपकी डिलिमिटेशन कमीशन होगी, और वो डिलिमिटेशन कमीशन क्या करेगी, प्रॉपर MP MLA और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की रीबाउंड्री डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन चेंज इन एवरी 10 ईयर। आ गया समझ में, यानी कि आर्टिकल 82 संसद को अथॉरिटी देती है कि संसद अपने नियमों के तहत, अपने कानूनी पावर के तहत एक ऐसी अथॉरिटी बनाए, ऐसा एक्ट बनाए जिसके तहत जैसे जैसे जनसंख्या हर 10 साल में चेंज होती है उसी हिसाब से प्रॉपर रेशियो या प्रोपोर्शन के हिसाब से आपकी जो बाउंड्री है वो सही डिसाइड हो जाए। अब यहाँ पर क्या है,
जब भी आफ्टर एवरी सेंसस देखा, यानी कि हर 10 साल में रिकंस्ट्रक्शन या रिस्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ एमएलए और एमपी, यानी कि दोनों। दूसरा, आफ्टर सेंसस ऑफ 1970 सीट ऑफ एमपी और एमएलए वर सीज्ड, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आफ्टर सेंसस ऑफ 1971, यानी कि जो एमपी और एमएलए की सीटें थी वो सीज कर दी गई, बंद कर दी गई। कब तक? 2001 तक। बाद में इसमें क्या चेंज हुआ वो हम बताएंगे। तो यानी कि 1976 में संशोधन के तहत ये क्यों सीज की? क्योंकि भारत सरकार ने, यानी हमारे देश में क्या देखना चाहते थे कि हम जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ रही थी और हम इसमें क्या करना चाहते थे बच्चों? फैमिली प्लानिंग। तो सरकार ये देखना चाहती थी कि फैमिली प्लानिंग के नियमों को किन स्टेट ने फॉलो किया है। तो जो साउथ के स्टेट, हम उसका आज रिजल्ट देखते हैं कि कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, आंध्र है, इन्होंने जनसंख्या, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, परसेंटेज वो कम रही है। और जो यूपी है, नॉर्थ ईस्ट है आपका, बिहार है, सॉरी एमपी है, खासकर इन राज्यों में आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हुई है बच्चों? बढ़ी है। तो उस वक्त सरकार का जो व्यू था, सरकार का जो दृष्टिकोण था वो था कि किस राज्य को हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए फैमिली प्लानिंग को कितने अच्छे तरीके से कौन सा राज्य अपनाएगा। द विच स्टेट विल बी एडॉप्ट द प्रॉपर फैमिली प्लानिंग टू मेंटेन द पॉपुलेशन ग्रोथ इन देयर रिलेटिव स्टेट्स, एंड सो दैट स्टेट विल बी अवॉर्डेड एज ए सीट ऑफ लोकसभा एंड एमएलए। क्लियर? इसलिए 1971 में उनको बंद कर दिया था कि जनसंख्या की सीटें, पॉपुलेशन आगे हिसाब से लोकसभा की सीटें न चेंज की जाए। अब यहाँ पॉपुलेशन 1952 में क्या थी बच्चों? 38 करोड़। देखो आज जनसंख्या कितनी है? 140, यानी कि लगभग 100 करोड़, यानी कि 3.6 टाइम गुना जनसंख्या बढ़ गई। लेकिन सीटें कितनी बढ़ी हैं? 11%। तो अब प्रॉपर हमें एक जरूरत है कि सेंसस के, करंट सेंसस को अडॉप्ट करें। हालांकि 2021 में सेंसस होना था लेकिन कोरोना के कारण वो पोस्टपोन हो गया, नहीं कर पाए, पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। तो अब जो सेंसस होगा वो आपका कब होगा? 2031, है ना। अब 2031 में सेंसस होगा, तब तक तो हमारी जनसंख्या 150 के पार चली जाएगी। अब ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि जो नए राज्य हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के, जैसे अब एक एग्जांपल दूंगा आपको, आपके जिले में एक ही डॉक्टर है तो उसके ऊपर कितना काम होगा? कितने लोग बीमार हैं? अगर 6-7 डॉक्टर हो जाएं जिले में अच्छे, तो जनसंख्या का भार पर डॉक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे ही जो एमएलए और एमपी होते हैं वो अपनी जनता की सुविधाओं के लिए ही होते हैं। और एक एमपी और एमएलए पर जनसंख्या का और पॉपुलेशन होगी और बर्डन होगा तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो प्रभावित होगी ना। इसलिए आज एक एमपी और एमएलए पे आप आइडिया लगाओ कि आपके जिले में और आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में कितनी जनसंख्या उसके ऊपर डिपेंड है अपनी जन सेवाओं के लिए। तो अब 2031 तक तो ये और बढ़ जाएगा। इसलिए नया इलेक्शन हो 2031 में जब भी होगा, अभी हालांकि हमारा अभी इलेक्शन होगा 29 में, तो अगला होगा उसके बाद, वो तो टाइम बताएगा। तो उसके हिसाब से हमारे पास प्रॉपर सीटें होनी चाहिए सदन में बैठने की। आज जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी जो सदस्य संख्या है 545, 550 और 250, तो वो बस उतने ही बैठ सकते हैं। कल को यदि आपके नए एमपी चुन के आएंगे राज्यसभा के और लोकसभा के, वो बैठेंगे कहाँ? है ना, कहाँ बैठेंगे? कहाँ बैठते? अब आपके मान लो एग्जाम्पल दो, शादी है, लड़की की शादी है, घर में बराती बुलाए आपने 150 और बराती आ गई 450, कहाँ बिठाओगे? समस्या होती है ना। तो ऐसे ही देश के अंदर एमपी यदि ज्यादा बढ़ेंगे तो बैठेंगे कहाँ? इसलिए नई संसद को सही नई संसद भवन का एक शुभारंभ हो चुका है ताकि 2031 के अंदर जब जनसंख्या जनगणना के आधार पर नए एमपी आएंगे तो पर्याप्त उनके बैठने की सुविधा हो। अब उसकी वो तो पॉलिटिकल ड्रामे तो हमारे देश में चलते ही रहते हैं कि इसमें वो हो गया, फलाना हो गया, हमें नहीं बुलाया, उसे नहीं बुलाया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, वो एक चीज़ अलग है। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि एमपी की सीटें किसके हिसाब से किस साल में कितनी थी। जब 1952 में पहली बार आम चुनाव हुआ तो 489, कई जगह 492 भी मिल जाएगा आपको, लेकिन 489 इसका एक्यूरेट आंसर है। फिर ये 1957 में बढ़ी 494, फिर 1967 में बढ़ी 520, फिर 71 में बढ़ी आपकी 525 और 73 में आपके यानी कि ये आपका 31वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 73,
ये 2 आपके नॉमिनेटेड हैं, यानी कि 543 हो गए, होने थे तो 542 थे, लेकिन एक कौन सा बड़ा बच्चों, सिक्किम बन गया था 1975 में, तो सिक्किम के कारण 542 से क्या हो गई 543। उसके बाद आपकी लोकसभा की सीटें क्या कर दी, सीज कर दी, राज्यसभा की सीटें क्या कर दी, सीज कर दी। तो हमें तो मेन कंसर्न किस पे करना है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन हम किसके लिए करते हैं, एमपी या एमएलए के लिए। तो आपका जो आर्टिकल 82 है ये क्लियर करता है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू मेड ए अथॉरिटी बाय द लॉ which is provided by constitution and so that proper representation according to constituencies can be maintained। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद को ये पावर है। ये है आपका डिलिमिटेशन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। तो कैसे कैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी है, आज आप देख सकते हो कितनी जनसंख्या बढ़ी, और उसके लिए प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन की बातें उठ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप देखिए कि जो आपका आर्टिकल 82 है ये क्या क्या बदलाव लाता है। ये मैंने आपको बताया कि हर सेंसस के बाद एमपीएलए डिसाइड करेगा। अब आफ्टर सेंसस ये बंद कर दिया था। अब ये देखो इसमें क्या क्या चेंज हुआ। एक हुआ है बच्चों 84th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल 2001, और 1 है 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। अब जब 2001 आया तब तक ये पॉपुलेशन सेंसस के डाटा नहीं आए थे, इसलिए उसमें बेस क्या बना रखा था 91 सेंसस को, और उसके तहत क्या किया गया था कि सीट विल बी रिकंसिडर, यानी कि अब जो 2001 तक था 1972 में, वो 76 में, वो कब तक कर दिया 2026 तक उनको एक्सटेंड करके क्या कर दिया कि आपकी एमएलए और एमपी की सीटें आपकी रिकंसिडर होंगी कब 2026 के बाद, यानी कि उस सेंसस के बाद, यानी कि जो आएगा उस नज़दीक, यानी कि अब आएगा आपका 2031। ठीक है, तो 2031 के हिसाब के आसपास 2026 तक आपकी सीटें सीज कर दी। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये आपको पता है कि भाई ये आपका क्या था, एमपी था पुराना, है ना। अब एमपी आपका डिवाइड हो गया और क्या बन गया छत्तीसगढ़। तो ऐसे ही कल को कोई दूसरा राज्य बन जाए, किसी राज्य में दूसरा जिला बन जाए, तो जनसंख्या का तो इधर उधर सिस्टम चेंज होगा ना, चेंज होगा तो वहां पर सीटें नहीं बदलेंगी। हाँ, डिलिमिटेशन कमीशन क्या कह सकता है कि वहां पर आपकी चेंज हो सकता है, रीडिफाइन हो सकता है क्या, कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों का क्षेत्र बदलने से नहीं रोकेगा, लेकिन सीटें नहीं बढ़ेंगी। इसका मतलब डिलिमिटेशन कमीशन हैज नो पावर टू इंक्रीज द सीट ऑफ एमएलए एंड एमपी इन लोकसभा। अब यहां बात क्लियर हो गई आपको। हाँ, डिलिमिटेशन कमीशन ये भी कह सकता है कि एससी एसटी या एससी एसटी की जनसंख्या कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से उस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उसको रीबाउंड्री रिकंसिडर कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकता है। दूसरा 87 अमेंडमेंट में क्या किया कि जो 2001 की जनगणना सेंसस है वो आपका 81, 82, 170, 330, 332, यानी कि लोकसभा में सीटें, निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के अंदर और राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र 130 रिजर्वेशन, ये सब आपका किसके ऊपर डिपेंड है, अब 2001 की जनगणना के अंदर। अब यहाँ फिर मैं बता देता हूँ, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि एट प्रेजेंट विभिन्न राज्यों की लोकसभा की सीटें आफ्टर सेपरेशन किसी राज्य का नया राज्य बने तो अलग बात है। नॉर्मली किसी भी राज्य की निर्वाचन क्षेत्र के अंदर सीटें प्लस लोकसभा की सीटें, आपका आंसर आ जाए कौन सी जनगणना के ऊपर डिपेंड है, विच सेंसस इज बेस्ड ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ लोकसभा एंड legislative assembly, then you have to give the answer, या you should give answer or you must be answered by 1971। ध्यान रखना, सीटों की संख्या 1971, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र आपका आंसर आएगा 2001। डिलिमिटेशन एक्ट 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत आपके निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा 2001 की जनगणना पर आधारित है, यानी कि बेस ऑफ डिलिमिटेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी 2001। किसके तहत, इस एक्ट के तहत, यानी कि चाहे वो विधानसभा की निर्वाचन क्षेत्र हो, चाहे वो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र हो, सेंसस क्या है 2001। अब चाहे लोकसभा की सीटें हो चाहे विधानसभा की सीटें हो, सीटों की संख्या क्या है 1971। ये था प्रोविजन आपका 84। हाँ, जैसे ही 87 अमेंडमेंट आया तो सेंसस
आपका ये हटा दिया, ध्यान रखना सेंसस क्या है 2001। क्लियर ये चीजें। तो यहाँ बच्चे मेरे हिसाब से अब कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी कि जो वर्तमान सीटों की संख्या है वो कौन से सेंसस पे बेस है और जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा है वो कौन से सेंसस पे बेस है। क्योंकि अभी भी राज्य बनने की संभावनाएं रहती है, तो जैसे ही राज्य डिवाइड होगा दूसरा स्टेट बनेगा तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो चेंज होगी, लेकिन सीटें चेंज नहीं हो रही। हाँ, जम्मू कश्मीर के मामले में अलग था क्योंकि उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो वहां पर सीटों की संख्या, क्योंकि उसके लिए अलग से अलग से डिलिमिटेशन कमीशन बनाया था, तो उस डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर जम्मू कश्मीर में क्या चेंज हुआ वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। अब हिस्ट्री करें कि अब तक कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन गठित हुआ, तो बेसिक तो बच्चों ये आपका 4 ही माना जाएगा। ध्यान रखना 4 क्या, फर्स्ट टाइम एक एक्ट है, एक्ट आया 1952, बना कब 1952 में। दूसरा है एक्ट 1962, बना कब 19 ये बाय मिस्टेक गलत हुआ, 19 आपका क्या आएगा 63 में। और फिर एक्ट आया 1972, बना कब 1973 में। फोर्थ आता है 2002 और 2002 में बनता है। यानी कि एक्ट का भी हमें ईयर दे रखा है और जिस साल वो बना वो भी ईयर भी है। तो पहली बार आपका ऑर्डर कब हुआ पार्लियामेंट द्वारा, तो ऑर्डर होता है 1951 में, ऑर्डर होता है 1961 में, ऑर्डर होता है 1971 में और ऑर्डर होता है 2001 में। यानी कि ऑर्डर देना, फिर उसको बनाना और फिर आपका डिलिमिटेशन कमीशन बनना, ये इस तरह आपका प्रोसेस चलता है। लास्ट में आपका बनता है डिलिमिटेशन कमीशन 2020 आया और 2002 के बीच में आया, वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अभी तक जो हिस्ट्री बोली जाए तो बेसिकली आपका 4 और 5वां जो डिलिमिटेशन कमीशन ये पूरे देश के लिए नहीं है, ये है आपका कुछ मामलों में नॉर्थ ईस्ट के लिए और एक जम्मू कश्मीर के लिए। क्योंकि 2002 के जो डिलिमिटेशन एक्ट आया इसको भी हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। अब जो आपका फर्स्ट जो एक्ट आया था डिलिमिटेशन एक्ट, उसके और जो डिलिमिटेशन बना था उसके हेड थे आपके एन चंद्रशेखर अय्यर और 1972 में आपके थे JL कपूर। तो 2002 में आपके कौन है कुलदीप सिंह और डिलिमिटेशन 2020 के आपके रंजना प्रकाश देसाई। अब ये कौन बनता है, देखो इसमें एक होता है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे वही इसके क्या बनेंगे बच्चों, हेड बनेंगे। अब यहां पर इसका कंपोजिशन आता है, ठीक है, ये तो यहाँ पर कंपोजिशन है और ये यहाँ पर इसके एडिशनल मेंबर हैं, ये भी हम बताएंगे कैसे कंपोजिशन में आएगा। तो एक तो होंगे आपके सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से वो चीफ इलेक्शन कमीशन भी हो सकते हैं और इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकते हैं, वो सिचुएशन देखी जाएगी। मान लो भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिजी हो किसी और काम में तो इलेक्शन अदर जो आपके 2 होते हैं, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हो, वो इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकते हैं। दूसरा उस राज्य का, जिस राज्य में वो जा रहे हैं उस राज्य का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब जहां भी वो जिस राज्य में जाएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर में गए थे 2020 में, तो वहां उस राज्य के 5 MP और 5 MLA और ये उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। यानी कि रिलेटिव एरिया के द्वारा ये क्या होंगे, इलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, इनका क्या होगा, नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेट किए जाएंगे बच्चों, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। तो संबंधित और उसके संबंधित ऐसे स्टाफ क्या, उसके साथ चलने वाले ऐसे स्टाफ, मान लें कि किसी भी लोकल एरिया के MC को या अपन सरपंच को भी ले सकते हैं या फिर वहां से संबंधित कोई अधिकारी भी लिया जा सकता है, क्योंकि सारा काम खुद थोड़ी करेंगे, लेकिन कंसिडर आपका सारा होगा। तो ये तो कंपोजिशन है, यहाँ तक का पार्ट जो आपका क्या है बच्चों, ये जो पार्ट है ये है कंपोजिशन और ये जो पार्ट है ये मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन में शुरू का 1, 2 एंड 3 ये आएगा और मेंबर में आपके नीचे आ जाएंगे। क्लियर ये चीज, ये था आपका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एंड हिस्ट्री ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। अब हम 2002 का डिस्कस करेंगे क्या है, थोड़ा सा एक और चीज समझा देते हैं। जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो कौन बनाएगा, अगर देखो इसका क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्ट इसकी बनाने की पावर किस में है, तो आपका आंसर क्या आएगा। लेकिन अगर डिलिमिटेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट आ जाए या ऑर्गेनाइजेशन इसका कौन करता है, तो आंसर आएगा प्रेसिडेंट। लेकिन आज एक्ट बनाने के लिए पावर किसकी है, तो वो आएगा आंसर पार्लियामेंट, ध्यान रखना, ठीक है। तो डिलिमिटेशन कमीशन
अपनी रिकमेंडेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इसको क्या करता है? अपॉइंट। भाई जिसने बनाया उसी को तो देगा। प्रेसिडेंट इस रिकमेंडेशन को कहाँ, इन ऑर्डर को कहाँ लेके आएगा? पार्लियामेंट में भेज देता है। अब ध्यान रखना, जो रिकमेंडेशन होगी वो प्रेसिडेंट द्वारा डिसाइडेड डेट से ही वो क्या होंगी? एनेक्ट होंगी, लागू होंगी। यानी कि किस तारीख से ये लागू होती हैं? उस तारीख से जिस दिन राष्ट्रपति डिसाइड करता है। ठीक। अब यहां जो रिकमेंडेशन आई या जो इसने सुझाव दिए या सजेशन दिए या जो इन्होंने ऑर्डर दिए, हम ऑर्डर भी कह सकते हैं। एक तो क्या होगा? डिस्कशन इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा। ये 2002 की जो डीलिमिटेशन कमीशन आया था उसकी जो रिकमेंडेशन यूं ही छोड़ दी, 2007 तक उनके ऊपर काम ही नहीं हुआ। फिर उस पे ऊपर आरटीआई लगी, तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर आया था 2002 की शिकायत रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए 2007 में, और 2008 से जो है ना वो 2002 की रिकमेंडेशन लागू हुई थी। तब वो नियम बनाया था क्या कि जो भी एक्ट के प्रोविजन के तहत जो ऑर्डर आएंगे वो दोनों सदनों में क्या होगा? डिस्कस किया जाएगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, और किसी विधानसभा के अंदर भी होगा। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन और ऑर्डर आर नॉट बाउंडेड ऑन पार्लियामेंट। यहाँ यानी कि ये जो सुझाव या ऑर्डर देंगे ये पार्लियामेंट पर बाउंडेड नहीं है। ध्यान रखना, कई जगह कंफ्यूजन होती है कई लोगों को कि ये पार्लियामेंट पे बाउंडेड होती है। नहीं, हाँ ये है कि पार्लियामेंट इनके अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकती, रिकमेंडेशन इन ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकती। या तो वो रिजेक्ट करो या फिर वो सेलेक्ट करो। रिजेक्ट करता है तो दोबारा भेजो, अमेंडमेंट नहीं कर सकते। दूसरा, कांट चेंज इन सुप्रीम चैलेंज, यानी कि ये आउट ऑफ रिव्यू पावर है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की आउट ऑफ जुरिडिक्शन ये मानी जाती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि आउट ऑफ रिव्यू है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो पुनर्विलोकन की शक्ति है ये इनके ऊपर लागू नहीं होती, यानी कि किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता जाके। हाँ, पीआईएल जरूर लग सकती है कि ये देखो, आपको अभी तो आपने कहा था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, अब आप ये कह रहे हो कि ये जो है ना चैलेंज, ये दोनों मामले क्या चेंज है, अलग है, डिफरेंट है। कैसे? यहाँ पर क्या था कि वो सिफारिशें लागू नहीं हो रही थी, तब पीआईएल लग सकती है कि सिफारिशें लागू क्यों नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था इसमें चेंज कर दो। हाँ, लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है, क्योंकि संसदीय गतिविधियां यदि एग्जीक्यूटिव नहीं हो रही हैं तो पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है। वो कौन सा आर्टिकल है ये आपको पता करना है। ठीक है, यानी कि अगर देश की संसद और विधायिका काम न करें एक्ट बनाने के बाद या एक्ट न बनाए तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन कौन से आर्टिकल में है कि वो एग्जीक्यूट करवा सकता है। आया समझ में? वहां एग्जीक्यूट करा सकता है, लेकिन वो जो ऑर्डर है या जो सजेशन है उनके अंदर चेंज नहीं कर सकता, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर? अब यहां ध्यान रखना कि अगर आ जाए कि ये भारत सरकार पर बाध्य है, अगर पार्लियामेंट ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, ये पार्लियामेंट में ये पास हो जाती, एक्सेप्ट हो जाती, तो ये भारत सरकार के ऊपर क्या हो जाएंगी? बाउंडेशन हो जाएगी इनके। दोनों में बहुत फर्क है। भारत सरकार का मतलब क्या? राष्ट्रपति। हाँ, दूसरा, राष्ट्रपति की तारीख से ही ये लागू होंगी। राष्ट्रपति ही डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और प्रेसिडेंट को ही ये रिकमेंडेशन सब में शुरू में दी जाती है। उसके बाद प्रेसिडेंट कहाँ लेके पहुंचाते हैं इनको? पार्लियामेंट। ये है इसकी प्रोसेस ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन फंक्शन, यानी कि डीलिमिटेशन कमीशन अपने फंक्शन को कैसे करके कैसे पहुंचाता है, ये उसकी प्रक्रिया थी। क्लियर? नेक्स्ट, अब 2002 में जो प्रोविजन थे वो क्या थे और उनके ऊपर क्या बवाल मचा ये बताएंगे। तो डीलिमिटेशन कमीशन कब बना? 12 जुलाई 2002 को। विद डेट हम आपको दे रहे हैं 12 जुलाई 2002 को डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 वाज मेड बाय पार्लियामेंट। ऑनरेबल जस्टिस कुलदीप सिंह इसके क्या थे? हेड थे। अब इन्होंने क्या सुझाव, क्या मतलब कि ऑर्डर दिया? नो चेंज, इसके तहत क्या ऑर्डर आए थे? नो चेंज इन सीट ऑफ एमपी एमएलए टिल 2020, यानी कि 2026 तक एमपी और एमएलए की सीटें चेंज होंगी। दूसरा, अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले। थर्ड, सेंसस क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 2001, जैसा कि पहले बताया था। नेक्स्ट, आप यहां पर मेन लीजिए, जैसे किसी भी राज्य की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है?
कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है, ये शॉर्टकट में लिख रखी है मैंने। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मतलब क्या है, उसमें ब्लॉक कितने हैं, तहसील कितनी है, गांव कितने हैं, लोकपाल सॉरी आपके पटवारी कितने हैं, इस हिसाब का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है वो क्या है। पब्लिक कन्वेंस का मतलब क्या है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या है, हॉस्पिटल्स कैसे हैं। अब ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूएंसी हम नहीं कर सकते कि एक में सारे हॉस्पिटल चले जाएं, एक में सारे स्कूल चले जाएं, एक में सारा ट्रांसपोर्टेशन चले जाए, जो बैकवर्ड एरिया है, जो हिल एरिया है वो रह जाए। इस हिसाब को इन यानी कि इन चीज़ों को भी रीडिसाइडिंग ऑफ बाउंड्री करते वक्त ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एवरेज रेशियो, यानी कि किसी भी जनसंख्या का जो एवरेज रेशियो है वो उसमें आपको चेंज भी करना पड़ जाए, इनको ध्यान में रखते हैं, यानी कि ये ना टूटे, इनको न तोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाए, तो वो जो डाइवेशन है वो 10% से ऊपर नहीं होना है, मतलब 10% ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि आप किसी राज्य की ये 1, 2, 3 और 4 इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर कि ये मैनेज बना रहे, ये डिस्टर्ब ना हो, उनको ध्यान में रखकर आप किसी की बाउंड्री रीडिसाइड करते हो तो उसमें मैक्सिमम डाइवेशन 10% तक आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं, फिर तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहा था इन्होंने कि अल्टरनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ना समझ लेना, कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होगा उसका जब अल्टरनेशन करते हैं तो ऐसा किया जाए कि वो एक ही एमपी की या एक ही डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बना रहे, उससे ज़्यादा यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक एमपी और एक डिस्ट्रिक्ट बराबर हो, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इंटरफेयर न करे, क्योंकि वहाँ पर फिर क्या है, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व क्या होने लगता है, बिगड़ने लगता है। क्लियर। दूसरा क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आने चाहिए जिस एरिया में आप कर रहे हो, यानी कि इंटरचेंज ना हो या एक से ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके साथ अटैच ना हो। कोशिश ये करो कि आपने जो बाउंड्री डिसाइड की है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से हो, उसमें दो चीज़ों का घालमेल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि SC ST MP और MLA, यानी कि जब आपका MP MLA की सीटों को हम रीडिसाइड करेंगे, सॉरी सीट नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम डिसाइड करते हैं तो उसमें यह देखा जाएगा कि SC ST की पॉपुलेशन का एरिया है वो ठीक ठाक बटा हुआ या नहीं बटा हुआ है, उसका रिजर्वेशन प्रॉपर पॉपुलेशन के हिसाब से है या नहीं है। जैसे मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके ज़िले की इस टाइप से ये है, तो यहाँ SC ज़्यादा है और यहाँ ST ज़्यादा है और यहाँ पर जनरल ज़्यादा है, तो आप ऐसे बांटो कि SC ST को भी प्रॉपर रिजर्वेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है। दूसरा, जो प्रॉपर रिजर्वेशन ऑफ SC ST है वो भी ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ पर रिजर्वेशन किसका है, पॉपुलेशन के हिसाब से, यहाँ पर क्या है उसका SC ST के हिसाब से, यानी कि दोनों MP में भी और MLA भी। एक और ध्यान रखना है, केयरफुल अबाउट कास्ट एंड रिलीजन रेशियो। इसका मतलब क्या है कि आप जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री रीडिसाइड करोगे तो ऐसा नहीं है कि एक एरिया में SC ही है, एक एरिया में राजपूती ज़्यादा हो गए, एक एरिया में चौधरी ज़्यादा हो गए, एक एरिया में SC ज़्यादा हो गए, एक एरिया में ST ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वार्थगत और दलगत या जाति आधारित या धर्म आधारित राजनीति ज़्यादा हावी हो जाएगी। इसलिए इनका प्रॉपर रेशियो होना जरूरी है। ये था केयरफुल अबाउट कास्ट एंड रिलीजन रेशियो, यानी कि आप क्या करोगे फिर तो क्या है, उसी की कास्ट की सीटें आ जाएंगी, उसी की जाति की या धर्म की सीटें आ जाएंगी। हालांकि अभी भी सर्वे करती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, वो तो अपना भी साम दाम दंड भेद से अपनी क्या करना चाहते हैं, सीटें लाना चाहते हैं, तो वो ये देखते हैं कि किस जगह पर किस जाति के लोग ज़्यादा हैं। तो जो रीडिसाइडिंग होती है ना बाउंड्री की, उसमें ऐसा कर दिया जाएगा इसको कि सारा मिक्स हो जाए, SC हो चाहे ST हो चाहे OBC हो चाहे जनरल हो। हालांकि OBC का जनरल रिजर्वेशन तो नहीं है, लेकिन OBC का वोट परसेंटेज तो है, तो वहाँ उस हिसाब से आप रीडिसाइडिंग करो कि इनका प्रॉपर रेशियो बना रहे, किसी एक कोने में एक जाति या एक क्षेत्र में एक जाति बहुलता न हो, यानी कि उसकी मेजोरिटी ना हो, नहीं तो फिर वो हमेशा वहाँ का बनेगा। जो ऐसा तो होने की छांट छांट के किया जाएगा, बांटो ऐसा कि सब जातियाँ मिलजुल कर उसमें प्रॉपर रेशियो में आ जाए। एक ये है आपका, यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाएगी हिल माउंटेन रिवर वैली, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं या जो कोस्टल बाउंड्री है या हिमालय के अंदर जो स्टेट हैं वहाँ हिल भी है, माउंटेन है, रिवर है, वैली है,
ये नेचुरल बैरियर है। अब ध्यान रखना ना, यूपीएससी स्टेटमेंट क्या दे देगा, एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में होनी चाहिए 2002 के रिकमेंडेशन, गलत है, ध्यान रखना, नॉट इन ए सिंगल, यानी कि एक राज्य ये जो एरिया है किसी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में आ गया तो वहां पर तो ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि वहां तो कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो वहां वोट नहीं होगा, किस आधार पर आप वोट मांगोगे। तो ये एरिया आपका इस तरह बटे ताकि वहां पर आर्थिक असमानता और सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता इनमें एक कॉम्बिनेशन बना रहे। क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस सारे एरिया को काट के घेर दोगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा आपको कि ये मान लो असम का एरिया है, ठीक है, आगे बताएंगे, असम का एरिया है आपका, तो ये असम का एरिया में ये आपका क्या है, हिल एरिया है, घाटियां हैं, गहरे वन है, और यहाँ पर जनसंख्या आपकी क्या है 10% है, ठीक, और यहाँ पर जनसंख्या 90% है। तो आप इस तरह ना बांटो कि इसको आप अनदेखा ही कर दो, कुछ इस तरह कर दो, यानी कि क्या कर दो कि ऐसे बांट दो कि यहाँ भी जनप्रतिनिधित्व जाने का मन करे, वरना तो इसको इग्नोर ही कर देंगे। तो ये एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आना चाहिए, इसको प्रॉपर ऐसे बांट दो, यूं कर दो, ऐसे बांट दो, यानी कि इसको अलग से डिवाइड कर दो ताकि आपका जो एरिया है और जनसंख्या है और नेचुरल बैरियर्स हैं उनमें प्रॉपर एक बैलेंस बन जाए। ये थे 2002 के जो डिलिमिटेशन एक्ट आया था उसके प्रोविजन। नेक्स्ट है आपका, अभी देखो 2002 में जो आपका एक्ट आया उसमें अमेंडमेंट करना 2008 में करना पड़ा। क्यों कि 2002 में क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था, ये रह गया था और ये नॉर्थ ईस्ट के ये रह गए थे। अब जम्मू कश्मीर का तो मामला अलग था, कोशिश तो की थी, नाम तो था जम्मू कश्मीर का, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अब मणिपुर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, असम, अरुणाचल प्रदेश और गुवाहाटी का नागालैंड का मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में चल रहा था। इसलिए ये 4 राज्य आपके 2002 के डिलिमिटेशन एक्ट में कवर नहीं हुए, ये अभी भी नहीं हुए हैं, ध्यान रखना, अभी बताऊं कैसे चेंज हुआ। अब 2008 में जो इसमें अमेंडमेंट किया, क्योंकि ये पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि 2007 तक ये इसने 2004-5 में आपकी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन ये लागू नहीं हुई, सरकार ने इग्नोर कर दिया। 2007 में मामला कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो ये अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। अमेंडमेंट एक्ट 2008 में पारित होता है, उसके बाद ये लागू होता है। उसमें भी आपके मामले चल रहे थे, ये 4 राज्य थे ये छूट गए थे आपके, और एक राज्य आपका जम्मू कश्मीर छूट गया था। अब इसमें त्रिपुरा मेघालय में ये 20 मार्च 2008 को लागू होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। रेस्ट ऑफ स्टेट यानी कि 22 राज्यों में 19 फरवरी को लागू होता है, अलग अलग हैं। और झारखंड में क्या हुआ था कि 2026 तक ऑलरेडी उसकी फिक्स कर दिया, यानी कि 2008 के नियम को हटाकर 2026 तक कर दिया था। और जम्मू कश्मीर और 5 यूटी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इसमें कोई मामला था ही नहीं। यानी कि कितने राज्यों में लागू हुआ था, 25 राज्यों में। कौन से, 22 ये, एक 23, एक 24 और एक झारखंड 25, यानी कि टोटल 25 स्टेट में ये लागू हुआ था डिलिमिटेशन एक्ट 2002 विद द अमेंडमेंट बाय 2008। ये इसका एक इतिहास मैंने आपको बताया है कि स्टेटमेंट आपकी यूपीएससी में क्या होता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में देंगे, ये दे देंगे स्टेटमेंट कि 2002 का डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो 2007 में पूरे देश में लागू हो गया था। पूरा देश तो छोड़ो, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, प्लस 5 यूनियन टेरिटरी जो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनमें तो कहाँ से लागू होगा, ये ध्यान रखना है, कॉमन सेंस की बातें। नेक्स्ट है आपका ऑर्डिनेंस से क्या हुआ। जो ऑर्डिनेंस आया था अध्यादेश के तहत 14 जनवरी 2008 को ये पारित हो गया था। अब इसमें 3 चेंज हुए, ध्यान रखना। एक क्लोज 10A1 जोड़ा गया, इसमें क्या किया गया, 2002 के एक्ट में अमेंडमेंट 8 में क्या जोड़ा गया, प्रेसिडेंट कैन पोस्टपोन एक्ट ऑफ डिलिमिटेशन। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड सिस्टम को खतरा है और देश की एकता और अखंडता इससे नुकसान हो सकता है, तो प्रेसिडेंट उस डिलिमिटेशन प्रोसेस को क्या कर सकता है, रोक सकता है, पोस्टपोन कर सकता है। यानी कि प्रेसिडेंट की पावर बढ़ा दी, अब स्टेटमेंट दे देंगे प्रेसिडेंट की पावर घटा दी, ये गलत हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और 10(2)A से क्या जोड़ा गया, एनी ऑर्डर
रिकमेंडेशन ऑर्डर या रिकमेंडेशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन विल बी प्रेजेंट इन बोथ हाउस। मैंने बताया था ना कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस में प्रेजेंट किया जाएगा, खाली एक हाउस में नहीं। अब यहीं दे देंगे ओनली इन लोकसभा, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। थर्ड है 10B, जैसे मैंने कहा क्लोज 10B क्लोज सब क्लोज 4 में क्या, झारखंड का जो प्रोविजन था 2008 से चेंज कर क्या कर दिया 2026 तक, यानी कि उसकी सीटें फिक्स कर दी। ये अमेंडमेंट एक्चुअली 2002 में जो है वो एक्ट आया था, सॉरी झारखंड बना था उसी हिसाब से, उसके पहले 2008 था, फिर उसको सब्स्टिट्यूट किससे कर दिया 2026 से। ये आपसे ये तो नहीं पूछेंगे, मुझे पता है ये क्लोज आपसे नहीं पूछेंगे, यूपीएससी ऐसे क्लोज नहीं पूछता, लेकिन हाँ स्टेटमेंट जरूर पूछेगा कि क्या प्रोविजन थे या क्या नहीं थे, स्टेटमेंट घुमा देगा। क्लियर है। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर 6 मार्च 2020, यानी कि जो ये देखो ये आया था 2008, इसमें भी जम्मू कश्मीर नहीं था, नॉर्थ ईस्ट नहीं था, ध्यान रखना, पहले ही बता चुका हूं आपको। यहाँ पर क्या हुआ आपको पता कि 5 अगस्त को 370 हमने समाप्त कर दिया था, और 370 समाप्त करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग से आपको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो जो जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और ये बिल कब आया 2023। जम्मू कश्मीर उससे पहले भी डिलिमिटेशन हो चुका है 63, 73, 95, और उसका सेंसस क्योंकि 1991 की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में सेंसस नहीं हो पाया था, तो वहां सेंसस क्या बना रखा है 1981। अब सेंसस कौन सा है, ये आपका होमवर्क है कि अब सेंसस 1981 है या उसका जो रीबाउंड्री है वो 2001 है। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है क्लास देखने के बाद, कि आज जनसंख्या कौन सी जनसंख्या सेंसस बेस है जम्मू कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के लिए, ठीक है, और सीटों के लिए, दोनों बताना है। तो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल क्या हुआ, पहले सीटें थी 107, ध्यान रखना, जो पहले सीटें हैं बच्चों वो क्या है 107 थी जम्मू कश्मीर, यानी कि कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली का रखा। अब कितनी होगी 114, यानी कि कितनी बढ़ गई 7। अब ये 7 कैसे बढ़ी बताएंगे, पहले बताएंगे। 83 थी 83 से बढ़कर कितनी होगी 90। 24 कहाँ चली गई पीओके में, आज भी पीओके में है। अब ये जो 7 बढ़ी है ये 46 तो कश्मीर घाटी में थी और 37 जो थी जम्मू में। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जम्मू में जनसंख्या ज्यादा है और कश्मीर घाटी में जनसंख्या कम है। अब यही हो गया ना, प्रोपोर्शन चेंज हो गया, जहां पॉपुलेशन कम थी कश्मीर घाटी में वहां तो सीटें ज्यादा, और जहां पॉपुलेशन ज्यादा थी वहां सीटें कम। इसको चेंज कर दिया क्या कि जम्मू की जो कश्मीर घाटी उसमें तो +1 एक ही बढ़ी 47, और यहाँ पर +1 क्या होगी 6, यानी कि कश्मीर घाटी में तो एक ही सीट बढ़ी और जम्मू में कितनी बढ़ गई 6। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रॉपर पोर्शन हो गया ताकि जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व मिले। और इसमें 7 SC सीटें हैं 90 में से और 9 ST सीटें हैं, और लद्दाख में 26 MLA की सीटें हैं और MP की कितनी है 4। अब यहां देखो सेक्शन 2 ऑफ द जम्मू कश्मीर एक्ट रिजर्वेशन 2004 फॉर SC ST। अब यहां स्टेटमेंट ध्यान से देखना, ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो SC ST का रिजर्वेशन है वो 2023 मत कर देना। क्या है, रिजर्वेशन एक्ट तो 2004 का है, ये रिजर्वेशन तो उतना ही रहा है, लेकिन जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है उसके तहत टोटल सिर्फ 7 सीटें बढ़ी हैं, इससे SC ST की सीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्लियर ये चीजें। इधर देखो यहाँ पर आपका रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ये चीफ इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन की अध्यक्षता में ये बना है, नया 2020 में बना था, लेकिन इसमें भी आपके नागालैंड मणिपुर रिमूव्ड फ्रॉम दैट कमीशन, असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 1 मार्च 2021 में अभी भी असम में समस्या चल रही है, क्योंकि असम में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बांग्लादेशी शरणार्थी या रोहिंग्या इतने ज़्यादा घुसे हुए हैं कि वहाँ पता ही नहीं चल रहा कि कौन भारत का है कौन दूसरे देश का है, तो इसलिए वहाँ पर अभी प्रीसीमन नहीं हो पाया है, इसलिए इन क्षेत्रों में अभी भी प्रीसीमन पेंडिंग है। यानी कि 2020 का जो ये अमेंडमेंट आया था रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए था और लद्दाख के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये नहीं है, उसमें ध्यान रखना। ये इसलिए मैंने लिख के दिया है कि 1 मार्च 2021 से इनको इससे बाहर कर दिया, रंजना प्रकाश देसाई का जो
मामला था, इसमें नहीं गया। वहाँ अभी भी सुरक्षा संबंधी मामले के कारण यानी कि सेफ्टी इशू अभी भी चल रहे हैं। क्लियर ये चीज़ें। नेक्स्ट है आपका, अब देखो 2026 में जब आएगा तो आपकी जो पार्लियामेंट है वो नई पार्लियामेंट बनी, तो तुम्हें बिठाओगे कैसे, कितने किस राज्य में कितने सीटें, 100 आपकी 136 सीटें यूपी में, ठीक है, और 56 राज्यसभा यानी कि दोनों पेयर में दे रखे हैं। हरियाणा में 18 तो लोकसभा की हो जाएंगी और 8 किसकी हो जाएंगी, राज्यसभा की। इस तरह पेयर दे रखे हैं। इसमें आप पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो कि गुजरात में 43 यानी कि जो ज़्यादा है वो एमएलए एमपी किसके हैं, लोकसभा के, और कम हो किसके हैं, राज्यसभा। तो टोटल देखो कितने हो जाएंगे, 888 तो लोकसभा की सीटें हो जाएंगी, 384 राज्यसभा, तो 1272 सीटें बढ़ गई। इनको बिठाते कहाँ पर आप, अगर नई पार्लियामेंट नहीं बनाते। तो व्हाट विल बी चेंज आफ्टर डिलिमिटेशन इन 2026 यानी कि 2026 के बाद जो डिलिमिटेशन होगा, तो 2026 के बाद डिलिमिटेशन कब होगा, 2031 में जो सेंसस होगा उसी वक्त होगा। तो तब तक आपकी ये सीटें हो जाएंगी, यानी कि प्री सीमन 2026 करोगे तब तक आपकी सीटें यानी कि 2026 तक फिक्स है। अब बीच में तो आप करोगे नहीं, जनगणना आपके 2031 में, क्योंकि आप 2026 में कर दोगे तो 5 साल के बाद फिर जनसंख्या चेंज हो जाएगी, तो उसी हिसाब से आपकी सीटें ये चेंज हो जाएंगी। यानी कि ये लोकसभा और राज्यसभा इस तरह की आपके सीटें हैं। तो ये आपका एक प्रॉपर मैप दे दिया है ताकि आपको ध्यान में रहे कि आगे कितनी सीटें किस राज्य में चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है ये बच्चों, चैलेंज एंड प्रॉब्लम क्या है, कि पहला पॉइंट था कि एसेसिनेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के पास रिजेक्शन या सिलेक्ट करने की पावर तो है लेकिन अमेंडमेंट नहीं कर सकती। इसका मतलब डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो ऑर्डर देगा वो कंपल्सन ऑन गवर्नमेंट तभी होगा जब पार्लियामेंट उसको क्या दे देगी, एसेसिनेशन दे देगी। दूसरा क्या है, इलेक्शन एक बड़ी प्रोसेस है हमारे देश में, हर पता है 2 साल में इलेक्शन होते हैं। तो एमपी के इलेक्शन में तो बहुत ही खर्चा होता है, बहुत बड़ा बजट उठता है हमारा। एमएलए, इनको कोशिश की जाती है कि एक साथ करवा दें, एक साथ इलेक्शन करवा दें और एक साथ एमपी और एमएलए के, तो बहुत सा एक इकोनॉमिक बर्डन देश के अंदर कम होगा। लेकिन एक इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि अगर एक बार में सारे इलेक्शन हो जाए तो पूरे देश में 5 साल के लिए तो यूनिफॉर्म हो जाएंगे लीडर। तो 5 साल का यूनिफॉर्म यानी कि 4 साल तक तो कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी, न इनको सीट जाने का डर रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा यूँ है कि भाई कभी एमपी में इलेक्शन हो रहे हैं, कभी राजस्थान में इलेक्शन हो रहे हैं, कभी गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं। तो इसके चक्कर में क्या होता है, ये इतने अवेयर रहते हैं लीडर कि ये अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो लेजिस्लेटिव असेंबली में सरकार गई। इसलिए थोड़ा सा कहते हैं कान खींचते रहते हैं। अब एक साथ इलेक्शन कराने का फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि हमारा बजट ठीक रहेगा, एक्सपेंडिचर कम होगा। नुकसान ये है कि पूरे 5 साल के लिए एक बार मशीनरी यूज होगी, फिर उसके बाद बीच में कुछ इलाव नहीं होंगे, कुछ चुनाव नहीं होंगे। तो यानी कि एक तानाशाही सिस्टम भी बन सकता है कि 5 साल के बाद ही देखेंगे, अब तो कोई रुकने वाला है नहीं, क्योंकि ना लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, ना पंचायत का हो रहा है, ना एमसी का हो रहा है, ना चेयरमैन का, न पार्षद का। तो वहां तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बार 5 साल में हम बैठ गए कुंडली मार के, अब अगले 5 साल के बाद ही बात होगी, ऐसा गड़बड़ हो जाएगी। ह्यूज डाइवर्सिटी, कहीं भाषा की प्रॉब्लम है हमारे देश में, लैंग्वेज है, कास्ट है, रीजनल है, रीजन है, क्षेत्र भी है, धर्म भी है, भाषा भी है, कल्चर भी है, उसके हिसाब से इतनी डाइवर्सिटी है कि आप कैसे परिसीमन करोगे, ये एक बड़ा चैलेंज रहता है कि कहाँ पर कौन से धर्म की, कौन सी जाति की जनसंख्या कहीं एक जगह केंद्रित हो तो वो एक जगह केंद्रित रहेगी, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने का एक संभावना नहीं होती। ऐसे में उसको सही ढंग से प्रोपोर्शनेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन सही ठीक रखना वो एक बड़ा चैलेंज होता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारे यहाँ जब भी सेंसस होता है तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम पूरी तरह, एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा पूरा डाटा कलेक्ट नहीं होता। डाटा कलेक्ट नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉपर सर्वे और स्टैटिक्स में दिक्कत आती है। ऐसे में जब प्रॉपर स्टैटिक्स और डाटा नहीं जाएगा डिलिमिटेशन कमीशन के पास, तो फिर आपकी जो सीटों का रिप्रेजेंटेशन है वो ऑथेंटिक कैसे होगा, सही कैसे होगा। जब तक वो सही नहीं होगा तब तक एमपी और एमएलए की सीटें और एससी एसटी और वुमेन रिजर्वेशन कैसे आप रीडिसाइड करोगे, वहाँ कैसे पॉजिटिव चेंज करोगे, उसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिलिमिटेशन कमीशन के पास क्या चैलेंजेस है हमारे देश में, तो आप ये 5 पॉइंट या 6 पॉइंट के आधार पर भी आप 250 शब्दों का क्वेश्चन लिख सकते हो, बशर्ते आपका बेसिक बैकग्राउंड और कंसेप्ट क्लियर हो। क्लियर ये चीज़ें। तो
तो यहाँ एक चीज़ समझाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो थोड़ा सा हम ब्रिटेन में भी समझ लेते हैं बच्चों कि डीलिमिटेशन कमीशन इन ब्रिटेन में क्या है। देखो ब्रिटेन में क्या है कि ये नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक बॉडीज है, यानी कि गैर विभागीय सार्वजनिक संस्थान है वहाँ डीलिमिटेशन कमीशन। और वहाँ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्ट 1986 था पहले, फिर इसमें अमेंडमेंट करके 2011 में, और अब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्ट किसके बेस पे चलता है, 2020। वहाँ पर ध्यान रखना, आपके तरह अपने यहाँ तो यहाँ सेंसस होता है, वहाँ पर क्या एवरी 8 ईयर, इन एवरी 8 ईयर डीलिमिटेशन कमीशन जो एवरेज गठित होता है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आपका प्रोविंसी में ले जाता है, वहाँ पर उसको अप्रूवल मिलता है, फिर जाके आगे एप्लीकेबल होती है। अब उसमें क्या होता है, राज्य 4 इनके अलग अलग डीलिमिटेशन कमीशन है, इंग्लैंड के लिए, स्कॉटलैंड के लिए, वेल्स के लिए और आपका नॉर्थ आयरलैंड के लिए। अब यहाँ ध्यान रखना, इसमें जो एक होता है डिप्टी चेयर हाई कोर्ट का जज होता है, और ईच ऑफ देम में 4 मेंबर होते हैं। 4 मेंबर में एक आपका एक्स ऑफिशियो, सबका ध्यान रखना, ये जो एक्स ऑफिशियो जो स्पीकर है वो इसके भी हेड है, इसके भी हेड है, इसके भी हेड है और इसके भी हेड है, इसलिए वो चेयरमैन नाम के हैं, सदस्य नहीं है, वोटिंग नहीं करते कहीं भी इसमें। और जी हाँ, डिप्टी जो चेयर है वो हेड हाई कोर्ट के जज होते हैं, ये इनके सदस्य होते हैं। यानी कि 4 मेंबर आपको 4 होते हैं, 4 तो होंगे, यानी कि 3 आपके एक हाई कोर्ट के ये जज होंगे, प्लस आपके 3 सदस्य हर एक में, यानी कि 3 सदस्य इसमें होंगे, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सबका एक ऑफिशियो स्पीकर हेड होगा, लेकिन वो फॉर्मल एक नाम मात्र हेड होता है, वो एक्टिविटी में कोई वोटिंग नहीं करता, इसलिए ये 4 बन जाते हैं। यानी कि ये सब में काउंट होंगे लेकिन नाम नाम के काउंट होंगे। तो ये प्रोसीजर जो है वो, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया है, इसलिए कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि जैसे हमारे यहाँ डीलिमिटेशन कमीशन है, क्या ब्रिटेन में भी होता है? बिल्कुल होता है। वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट सबमिट की जाती है। हमारे यहाँ किसको सबमिट की जाती है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट से कहाँ पर आती है? पार्लियामेंट में। वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कहाँ जाती है? प्रोविंसी में जाती है। वहाँ पर 3-4 महीने में उसको क्या करना पड़ता है? अप्रूवल देना पड़ता है रिलेटेड प्रोविंसी को। क्लियर ये चीज़ें? तो ये आपका क्लास थी बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और रेगुलर इन क्लासेज को आप देखते रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली आपकी एक क्लास आपको मिल जाए। कोशिश करो बच्चों, इनको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो ये रिक्वेस्ट, आप चैनल सब्सक्राइब भी करो। भाई हम तो पहली बार, यानी कि अभी हमने ज़्यादा ऑनलाइन नहीं पढ़ाया बच्चों, ये शुरुआत है ऑनलाइन पढ़ाने, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। तो पीपीटी बनाना, इनमें काफ़ी टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, आप देख भी रहे होगे। खुद ही बनाओ, फिर खुद इनको एडिट करो और फिर उसके बाद क्लास लगाओ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए।